अपना जंगल छोड़कर वो सभी पक्षी आज ही उस जंगल में आए थे। सबके पास अपने अपने भोजन के बैग तो थे, परंतु अब उन्हें यहाँ इस नए जंगल में अपने लिए घर बनाने थे। दोस्तों, अब तो शाम हो गई है, समय थोड़ा है। आज की रात तो हमें खुले आसमान तले ही गुजारना होगी और फिर कल हम सब अपने लिए घर बना लेंगे। यहाँ तो दिन के समय ही इतनी ठंड है, रात को क्या होगा। ठंडी हवा मेरे तो शरीर से पार हो रही है। कबूतर यार, आप तो बहुत जल्दी घबरा जाते हो। एक रात की ही तो बात है, जैसे ही सुबह होगी हम सब अपने लिए सुरक्षित घर बना लेंगे। ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा कबूतर भैया। हम इस जंगल में नए आए हैं, कुछ ना कुछ मुसीबतें तो सहना ही पड़ेंगी। अपने दोस्तों के हौसला देने से कबूतर भी थोड़ा अकड़ कर बैठ जाता है। आप ठीक ही कह रहे हो, एक रात तो हम गुजार ही लेंगे। फिर वो सब वहीं बड़े पेड़ के नीचे रात गुजारने का फैसला करते हैं। वो सब अपने अपने भोजन के बैग अपने सर तले रखते हैं और आराम करने के लिए लेट जाते हैं। कालू जी, आज सारा दिन हवाएं चल रही थी, इसलिए आज की रात तो बहुत ठंडी होगी। जल्दी से अंगीठी में आग सुलगा दो। मैं अभी आग सुलगा देता हूँ। मुझे तो ऐसी ठंड की रातें बहुत सुंदर लगती हैं। फिर कालू कौवा अपने घर को गर्म रखने के लिए आग जलाता है। जैसे ही रात थोड़ी गहरी होती है, हवा और भी तेज हो जाती है और ठंड और भी बढ़ जाती है। पहले तो वो सभी दोस्त एक दूसरे से सोने का नाटक करते रहते हैं। फिर जब ठंड उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो चिड़िया सबसे पहले उठकर बैठ जाती है। कबूतर भैया, क्या सोए हुए हो? मेरी तो ठंड से जान जा रही है। ऐसे हालात में नींद कहाँ आती है। मैं तो मर जाऊंगा। आज पहली ही रात इस जंगल में मेरी आखिरी रात होगी। दोनों की बातें सुनकर तोता भी तुरंत बोलता है। चिड़िया बहन, कबूतर सच कह रहा है। आज की रात जिंदा रहेंगे तो फिर ही कल घर बनाएंगे ना। मुझे तो लग रहा है हम सब आज रात ही ठंड से मर जाएंगे। फिर चिड़िया की नजर थोड़ी दूर एक घर से निकलती रोशनी पड़ जाती है। दोस्तों, वो देखें, सामने किसी पक्षी ने अपने घर में आग जला रखी है। चलो हम आज की रात उस पक्षी को हमें अपने घर में रखने की विनती करते हैं। फिर वो सब अपना अपना भोजन वहीं छोड़कर उस घर की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा खिड़की से पूछता है। बताओ बताओ, क्या बात है पक्षियों, कौन हो तुम? हम आज ही इस जंगल में आए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ इतनी ठंड है। प्लीज आज की रात हमें अपने घर में रख ले। हम कल सुबह होते ही अपने लिए घर बना लेंगे। कालू तो खामोश रहता है और उसकी पत्नी गोरी कौवी पीछे से बोलती है। कालू, पीछे हटो, मैं देखती हूँ इन्हें। अच्छा, तो क्या रात गुजारनी है हमारे घर में? जी जी आंटी जी। चुप चुप कर जाओ गंदे कबूतर। मैं तुम्हें क्या आंटी नजर आती हूँ? आंटी के बच्चे। सॉरी सॉरी मैडम, मैं भूल गया था। अगर मेरे घर में रहना है तो पहले तुम में से कोई मुझे गाना सुनाए। गोरी कौवी ऐसे उन पक्षियों से मजाक करती है। गाना गाना तो नहीं आता हमें। नहीं नहीं, मैं सुनाता हूँ। अगर किसी भी तरह कवि जी आज की रात आप हमें अपने घर में रख लें। फिर तोता गाना गाता है। कौवी कितनी प्यारी सुंदर आँखों वाली, कौवा कितना प्यारा तेज चोंच वाला। तोता ऐसे गोरी को गाना सुनाता है। अपनी तारीफ सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। कवि जी प्लीज, ठंडी हवा हमें मार देगी, हम पर दया करो। दरवाजा खोलो और हमें अपने घर में आ लेने दो।
ऐसे कैसे? अभी तोते ने गाना सुनाया है, अभी तो कबूतर तुम्हारा डांस भी देखेंगे, फिर हम तुम्हें अपने घर में आने देंगे। कबूतर भैया, जैसा आता है वैसा ही करो, किसी तरह ये कौवे हमें अपने घर में रख लें। परंतु चिड़िया, जैसा मैंने गाना सुनाया है तुम भी ऐसा ही डांस दिखा दो यार, जिंदगी का मसला है। फिर कबूतर एक टांग पर खड़ा होकर डांस करता है, जिसे देख कौवा और कौवी जोर जोर से हंसते हैं। अब तोता गाना गाए और कबूतर करे डांस, और चिड़िया तुम दोनों को देखती रहो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी खिड़की बंद कर लेती है। ये कौवी तो बहुत जालिम है, ये हमें अपने घर में नहीं रखेगी। यार सच बताऊं तो डांस करने से मेरी ठंड थोड़ी कम हो गई है। कबूतर फिर से एक टांग पर डांस करना शुरू करता है, जिससे उसे अपना शरीर थोड़ा गर्म महसूस होता है। वो वापस उसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं और बातों बातों में रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, सूरज की रोशनी को देखते ही ठंड भाग जाती है। वो सब दोस्त अभी तक सोए हुए थे, क्योंकि उन्होंने रात तो जाग कर गुजारी थी। उठो उठो दोस्तों, हम बच गए। चलो अब जल्दी से हम अपने लिए घर बना लेते हैं। कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। सुनाओ भी, रात कैसे गुजारी? जैसे भी गुजारी, तुम्हें इस बात से क्या? चल भाग यहाँ से। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो कबूतर? ये जंगल हमारा है, और इन थैलों में क्या है? इनमें हमारा भोजन है, हम पिछले जंगल से अपना भोजन लेकर आए हैं। समय जाया ना करो दोस्तों, चलो जल्दी से शाम होने से पहले पहले अपना घर बनाए। फिर वो सब दोस्त अपना घर बनाने में लग जाते हैं। गोरी, क्यों ना इन पक्षियों की भोजन की थैलियाँ उठाकर अपने घर में ले जाएं। कालू मेरा सुंदर पति कितना क्यूट लगता है जब तू ऐसी बात करता है। फिर वो दोनों पति पत्नी उन पक्षियों का भोजन उठाकर अपने घर ले जाते हैं। वो 2-3 चक्कर लगाकर उनकी सारी थैलियाँ ही उठा लेते हैं। कालू जी, इतना भोजन तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा। सारा ठंड का मौसम मौज करेंगे, अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं। अगर वो पक्षी अपना भोजन लेने आए तो हम घर का दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। चिड़िया, कबूतर और तोता मिलकर काम करते हैं और शाम से पहले पहले वो अपने लिए एक घर बना लेते हैं। घर तो गया बंद, चलो अब अपना भोजन उठा लाएं। वो भोजन उठाने जाते हैं, वहाँ तो कुछ भी ना था। ये हमारा भोजन कहाँ गया? ये जरूर वो दुष्ट कौवे ही उठा कर ले गए होंगे। चलो हम उनके घर जाते हैं और अपनी भोजन की थैलियाँ वापस लेते हैं। चल चल भाग यहाँ से, बड़ा आया भोजन लेने वाला, हम नहीं देंगे, चल भाग। गोरी उन्हें ऐसे भगा देती है। जंगल में रात भी हो जाती है। जो उनके पास थोड़ा बहुत भोजन था वो सब खाते हैं और अपने गरम गरम घर में सो जाते हैं। कौवों का घर पुराना था और भोजन के 3 थैलों के बोझ से उनका घर एक तरफ को झुक जाता है और फिर टूटकर गिर जाता है। हाय कालू, मेरा पंख टूट गया। मेरी टांग इस बड़ी लकड़ी के नीचे है। अगर पता होता कि हमारा घर इतना कमजोर है तो हम भोजन की सारी थैलियाँ ना चुरा कर लाते, एक से ही काम चला लेते। वो सारी रात रोते रहते हैं और फिर सुबह दूसरे पक्षी उन्हें उनके टूटे हुए घर से बाहर निकालते हैं। कौवे, चिड़िया, कबूतर और तोते से बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ भुलाकर उनकी मदद की थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए।
ना कि दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाना चाहिए। हाय हाय, ये क्या हुआ? मेरे कालू भैया जी, आपकी दूसरी पत्नी भी मर गई। मुझे तो बुलबुल ने बताया और मैं दौड़ा चला आया। बहुत अफसोस हुआ कालू जी, आपकी दूसरी पत्नी के मरने का। ये कालू तो है ही मनहूस, जिससे भी शादी करता है वही मर जाती है। कबूतर यार, तुम क्या समझते हो? मुझे दुख नहीं हुआ, मैं तो सुबह से रो रहा हूँ। जग्गू की दूसरी मम्मा रसोई में खाना बना रही थी कि गैस का सिलेंडर फट गया। मैंने बहुत कोशिश की आग बुझाने की, परंतु मैं ना कर सका। मेरा तो घर ही उजड़ गया है। पहली पत्नी का दुख तो मैं धीरे धीरे भूल गया था, और अब मेरी दूसरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। अच्छा कालू भैया, अब चुप कर जाएं। इसमें आपका क्या दोष है? कबूतर तो ऐसे ही बोलता रहता है। हम सब दोस्त आपके साथ हैं। जग्गू ने भोजन खा लिया है या नहीं? जग्गू को भोजन तो जग्गू की दूसरी मम्मा ने खिला दिया था, और जब मेरे लिए रसोई में गई तो ये सब हो गया। शाम हो जाती है और सब पक्षी कौवे से उसके दूसरी पत्नी के मरने का अफसोस करने के बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू मेरे बेटे, तुम चुप कर जाओ, मैं तुम्हें तीसरी मम्मा ला दूंगा। मुझे पता है मम्मा के बिना तुम नहीं रह सकोगे। तो फिर पापा जी, मुझे कल ही नई मम्मा ला देना। मुझे मम्मा के बिना नींद नहीं आती। मैं ला दूंगा अपने बेटे को नई मम्मा। फिर कालू का बेटा जग्गू रोते हुए सो जाता है। ला दूंगा जग्गू तुम्हें तेरी मम्मा मेरे बेटे, और अपने लिए तीसरी पत्नी लाने के लिए ही तो मैंने सिलेंडर से गैस लीक करके मारा है दूसरी पत्नी जी को। और वो लड़ाई भी तो बहुत करती थी। दूसरे रोज कौवा रोता हुआ तोते के पास जाता है। यार तोते, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने छोटे से बेटे को अकेले छोड़कर काम पर जाऊं या घर में अपने बेटे को देखूं? कालू यार, जग्गू अभी बहुत छोटा है, वो अकेला नहीं रह सकता। तो फिर क्या करूं? तुम ही बताओ, मैं कैसे अकेला ये सब कर सकता हूँ? कालू यार, जो होना था वो तो हो गया। मैं तो कहता हूँ तुम तीसरी शादी कर लो। यही बात तो कालू तोते के मुंह से सुनना चाहता था। क्या तीसरी शादी? पक्षी बातें करेंगे। ना बाबा ना, मैं तीसरी शादी नहीं करूँगा। चिड़िया भी क्या सोचेगी कि मैंने 2 पत्नियां मरने के बाद तीसरी शादी कर ली। नहीं कालू यार, चिड़िया बहन तो खुद मुझे कह रही थी कि कालू भैया अकेले घर नहीं चला सकेंगे, और आपने कौन सा खुद मारी है अपनी दोनों पत्नियां। ना, मेरा क्या दोष? पहली को बुखार हुआ था और दूसरी गैस लीक होने से मर गई। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और सब पक्षी मिलकर कौवे की तीसरी शादी कर देते हैं। पिंकी बहन, हमारे कालू भैया अच्छा कमा लेते हैं और आपको इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। चिड़िया, मुझे ये तो बता दें कि पति जी की पहली 2 पत्नियां कैसे मर गई थी। मैं ही बता देता हूँ पत्नी जी। एक को बुखार हुआ था और दूसरी रसोई में खाना बना रही थी कि गैस लीक होने से मर गई। पिंकी, आप चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। उनकी जिंदगी ही इतनी थी। फिर चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। कौवे की तीसरी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी। दूसरे रोज कालू अपनी पत्नी से कहता है, पिंकी जी, मैं काम पर जा रहा हूँ और आप जग्गू को भी खाना खिला देना और शाम को मेरे लिए भी बना कर रख देना। ना जी ना, मुझसे ये खाना वाना नहीं बनता, खुद ही बनाना ये खाना। मैंने कभी रसोई में काम नहीं किया, क्या पता फिर से गैस लीक हो जाए और मैं भी मर जाऊँ। तो खाना कौन बनाएगा? बाहर से ले आना या खुद बना लेना, जो भी करना, मैं तो रसोई में नहीं जाऊंगी।
मैं देखूंगा कि तुम कैसे खाना नहीं बनाती। देख लेना, अगर मुझसे लड़ाई की तो अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, बुड्ढे कहीं के। परंतु कौवा चुप करके वहाँ से चला जाता है। कालू अपने दफ्तर में बैठा हुआ था और अपनी तीसरी पत्नी के बारे में सोच रहा था। ये तीसरी पत्नी तो पहली दो से भी बुरी निकली। अगर ये घर के काम नहीं करेगी तो क्या मैं खुद करूँगा। लगता है मुझे इस पत्नी का भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। चलो कुछ दिन बाद देखूंगा इसका क्या करना है। चिड़िया बहन, आपने कौवे की तीसरी शादी करके अच्छा नहीं किया। देख लेना वो भी मर जाएगी। कबूतर भैया ऐसी बात नहीं करते। कालू भैया इतने भी बुरे नहीं हैं और उसका एक छोटा सा बेटा भी है पहली पत्नी से। वो अकेला अपने बेटे की देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने और तोते ने उसकी तीसरी शादी की है। न जाने क्यों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहली दो पत्नियां भी उस कालू ने खुद ही मारी हैं। चुप कर जाओ कबूतर भैया, अगर किसी ने सुन लिया तो बात फैल जाएगी। कौवा ऐसा नहीं कर सकता। वो गुस्से वाला जरूर है परंतु कातिल नहीं है। कौवा जब शाम को घर आता है तो उसकी तीसरी पत्नी सो रही थी। पिंकी उठो, क्या खाना बना लिया है? मैंने सुबह ही कहा था कि मैं रसोई में नहीं जाऊंगी, जाकर खुद बना ले अगर भूख लगी है तो। मुझे तो रसोई में जाने से डर लग रहा है। तो क्या मैं बाहर के काम भी करूं और घर आकर खाना भी बनाऊं? फिर कौवा गुस्से में आ जाता है और अपनी तीसरी पत्नी के 2-4 लगा देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मुझे इस तीसरी का भी कुछ ना कुछ करना होगा। इसके साथ और मेरा गुजारा नहीं हो सकता। क्या करूं, कैसे मारूं इसे? चलो मामा जी के पास ही जाता हूँ, वही कोई अच्छा मशवरा दें। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। तो क्या अब चौथी शादी करोगे उस तीसरी को मारकर? मामा जी क्या करूं? ये तीसरी तो पहली दो से भी ऊपर है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती और जबान तो मशीन की तरह चलाती है। बस आप कोई अच्छा प्लान बता दें। तो फिर इस बार वॉशिंग मशीन से ही मार दो। मैं समझ गया मामा जी, मैं सब समझ गया। मैं कल ही वॉशिंग मशीन शॉर्ट सर्किट कर दूंगा और फिर जान छूट जाएगी उस तीसरी से भी मेरी। परंतु मामा जी किसी को शक तो ना होगी? मारने के बाद नाटक अच्छे से करना और वो तुम इस काम में माहिर हो। फिर कैसे किसी को शक होगी कि तीसरी को भी तुमने खुद मारा है। फिर कालू कौवा वहाँ से घर जाता है। उसकी पत्नी नदी पर पानी पीने गई हुई थी और कालू वॉशिंग मशीन शॉर्ट सर्किट कर देता है और अपनी पत्नी के आने का इंतजार करने लगता है। और जब कालू की तीसरी पत्नी घर आती है तो कालू उससे कहता है, पिंकी मेरी सुंदर पत्नी, मेरी लाल वाली शर्ट तो धो देना, मुझे कल किसी फंक्शन में जाना है। परंतु आपके और भी तो कपड़े हैं, क्या वही शर्ट पहन कर जाना है? हाँ पिंकी, मुझे वो शर्ट बहुत पसंद है, आप वही धो दें। और फिर कालू घर से बाहर चला जाता है। पिंकी जैसे ही वॉशिंग मशीन को पंख लगाती है उसे जोर का करंट लगता है। पति जी, अगर मैं रसोई में नहीं गई तो तुमने मुझे ऐसे मार दिया। ऐसा कहते हुए कालू की तीसरी पत्नी भी मर जाती है। अब तक तो पिंकी का काम हो गया होगा। मैं अब ऐसा करता हूँ, चिड़िया को अपने घर भेजता हूँ और वही देखेगी तीसरी को मरे हुए। और फिर कालू कौवा चिड़िया को फोन करता है। हेलो चिड़िया बहन, मैंने पिंकी को 100 बार फोन किया और वो मेरा फोन उठा ही नहीं रही। आप मेरे घर जाकर पिंकी से मेरी बात तो करवा दें। कालू का फोन सुनकर चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। अरे ये क्या, पिंकी तो मरी हुई है, इसे क्या हो गया? चिड़िया रोने लग जाती है। शोर सुनकर कबूतर और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। ये सब कैसे हुआ होगा?
ये तो मर गई है। कालू की तीसरी पत्नी भी मर गई है। कालू भी अपने घर आ जाता है। आप सब यहाँ क्या हुआ है? सब ठीक तो है? पापा, मैं सोया हुआ था और चिड़िया आंटी ने मुझे बताया कि मेरी तीसरी मम्मा भी मर गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी, मेरी पिंकी। कौवा ऐसे खूब नाटक करता है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ कि आकर इंक्वायरी करे कि कालू की पत्नी को करंट कैसे लगा। नहीं नहीं कबूतर भैया, मैं पहले घर में आई थी। जब मैंने देखा तो पिंकी मरी हुई थी। कबूतर यार, ये पुलिस का मामला नहीं है। जो होना था वो हो गया। हाँ हाँ कबूतर, अब तुम इस बार भी कौवे पर शक ना करना। ये बेचारा तो घर में ही ना था जब तीसरी मरी। ऐसे समय गुजर जाता है और फिर 2 महीने बाद कालू जी चौथी शादी कर लेते हैं। उसकी चौथी पत्नी का नाम था गौरी, जो कालू की तरह बहुत होशियार थी। कुछ दिन तो अच्छे से गुजर जाते हैं और फिर कालू की चौथी से भी लड़ाई शुरू हो जाती है। तुमसे तो वो तीनों ही अच्छी थी, जो मेरा हर काम करती थी। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, कोई काम वाली मासी नहीं हूँ। मैं भोजन बनाती हूँ, तुम्हारे इस छोटे बेटे का ध्यान रखती हूँ। और तुम मुझसे क्या चाहते हो? जबान नहीं मुझे पसंद, बस ऐसे जबान ना चलाया करो। कबूतर, अब तो मुझे भी कालू पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ, परंतु मेरा कोई विश्वास ही नहीं करता। ये बुढ़ा कौवा शादी पे शादी किए जा रहा है और सारी ही पत्नियां मर जाती हैं इस बुढ़े की, खुद तो नहीं मरता। जब से कालू ने चौथी शादी की, तब से मेरे दिल में भी शक होने लगी है कि कालू कहीं क्या, ये खुद ही मारता है अपनी पत्नियां। मुझे तो पूरा विश्वास है। समय गुजरता गया और फिर जब कालू जी का चौथी पत्नी से भी जी भर जाता है, तो वो एक दिन इस्त्री की तार शॉर्ट कर देता है। गौरी उसे छुपकर देख लेती है, परंतु वो चुप रहती है। गौरी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा ये सूट तो इस्त्री कर देना। और कालू घर से बाहर चला जाता है। अब मरेगी चौथी भी, और मैं फिर करूँगा 5वीं शादी। कालू जी, मैं उन 3 की तरह आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। अब मैं बताऊंगी सबको कि तुम कातिल हो अपनी 3 पत्नियों के। और फिर गौरी कौवी सब पक्षियों को अपने घर बुला लेती है और पुलिस को भी बुला लेती है। कालू भी शाम होने पर घर लौट आता है। आप सब यहाँ कहाँ? और गौरी तुम? हाँ, मैं जिंदा हूँ और मैंने ही इन सब को बुलाया है, क्योंकि मैंने तुम्हें इस्त्री की तार शॉर्ट करते देख लिया था। कालू कौवे, मुझे तुम्हें भैया कहते हुए शर्म आ रही है। अब तो विश्वास हो गया सबको, मैं सच्चा था। सच सच बताओ कालू कौवे, या फिर जेल जाकर बताओगे कि कैसे मारी हैं पहली 3? कालू भी अब जान गया था कि अब तो वो पकड़ा गया है। पहली को चाय में जहर दिया था, दूसरी को गैस का पाइप लीक करके, तीसरी को वॉशिंग मशीन शॉर्ट करके, और अब इसे इस्त्री से मारना चाहता था। और अब तुम मरोगे फांसी से लटक कर। और फिर पुलिस कालू कौवे को अपनी पत्नियों को मारने के जुर्म में फांसी लगा देती है। कालू कौवे की तरह ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और पक्षियों को भी हो सकती हैं। इसलिए पक्षियों को चाहिए कि वो ऐसे साइकी पक्षियों से बचे।